हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर शालिनी जैन। वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, आज मैं अपनी दूसरी वीडियो लेकर आई हूँ एसिड्स के ऊपर। इसके अंदर हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ जो चेंज होता है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स के बारे में हमने डिटेल में पिछले वीडियो में अच्छी तरह से स्टडी करा है, सारे इंडिकेटर्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर सारी एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल, केमिकल। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमारे को ये मालूम होनी चाहिए कि बेसिकली एसिड होता क्या है। देखिए, एसिड जो है वो सब्सटेंस होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको याद करना है। बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट लिख दिया उसका, एसिड का लिटमस के साथ ये टेस्ट दे रहा है, फिनोफ्लिन के साथ ये टेस्ट दे रहा है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एसिड होता क्या है, सबसे पहली चीज़ ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन ऑन डाइल्यूशन इन वाटर। वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन देता है जब हम उसे वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं या वाटर के साथ उसको डिसॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, ठीक है, तभी वो हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, आप नॉर्मल एक एसिड लेंगे, प्योर एसिड लेंगे, वो नहीं देगा, बट जब हम उसे डाइल्यूट करते जाएंगे तो वो और हाइड्रोजन आयन हमारे को प्रोड्यूस करता जाएगा। ठीक है, अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन ऑन डाइल्यूशन विद हाइड्रोजन आयन इज H+ आयन। ठीक है, इन वाटर। अगर ये ड्राई कंडीशन में हम करना चाहेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड नहीं करेगा, ये हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में करेगा। एक्वस सॉल्यूशन मैंने आपको बताया हुआ है, सॉल्यूशन इन वाटर इज एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो ये कभी भी ड्राई कंडीशन के अंदर, एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में कि ड्राई कंडीशन के अंदर HCl जो है या कोई भी एसिड जो है, नॉर्मल एसिड जो है, वो लिटमस टेस्ट क्यों नहीं देती है, फिनोफ्लिन का टेस्ट क्यों नहीं देती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं करती है। तो ये सिर्फ किस कंडीशन में डिसोसिएट करती है हाइड्रोजन आयन, तभी। तो ड्राई कंडीशन के अंदर ये हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे, तो इसलिए ये लिटमस टेस्ट नहीं देंगे, ये चेंज भी नहीं करेंगे लिटमस टेस्ट, लिटमस का कलर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने के लिए उसका हमारे को एक्वस सॉल्यूशन चाहिए एसिड का। अब मैंने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए, क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हुए, HCl को हमने वाटर के अंदर इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। अब ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये अलोन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अकेले नहीं रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये क्या करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके, जैसे एक हाइड्रोजन आयन ने इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा और बनाया हाइड्रोनियम आयन, तो ये एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। दिस इज हाइड्रोनियम आयन, 1 + 2 3 और एक ऑक्सीजन, तो दिस इज हाइड्रोनियम आयन, दिस इज हाइड्रोजन आयन। तो अब अगर आपको डिफाइन करना है एसिड को तो हम दोनों डेफिनेशन दे सकते हैं, बोथ विल बी करेक्ट, कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन और विच गिव हाइड्रोनियम आयन। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो बोथ विल बी करेक्ट। ओके, सो आपको समझ में आ गया हाइड्रोनियम आयन कैसे बनाया। हाइड्रोजन आयन रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड फॉर्म H3O+ आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन एसिड। अब हम देखते हैं एसिड के डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में बता रही थी। तो पहले टाइप की जो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी होती है, विच डिसोसिएट कंप्लीटली टू गिव हाइड्रोजन आयन, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होती है। जब हम उसका वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो जितने भी हाइड्रोजन आयन होते हैं उनको कंप्लीटली डिसोसिएट कर देते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उतना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि एसिड को हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं, हाइड्रोजन आयन से, जो फर्दर क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ऐसे तो 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम आपको याद रखे हैं। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 2 सल्फ्यूरिक एसिड एंड नंबर 3 नाइट्रिक एसिड। कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात आए, इन 3 एसिड्स को अपने दिमाग में रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दे दिए, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड। दूसरी होती है वीक एसिड, विच डिसोसिएट पार्शियली टू गिव हाइड्रोजन आयन।
जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, पार्शियली मतलब इनकम्प्लीटली, कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करके नहीं देते, उन्हें हम कहते हैं वीक एसिड्स, ठीक है। इसके कॉमन एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप ये जो एसिड हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनके नाम आप पढ़ेंगे, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, दे आर वीक एसिड्स। तो इसलिए वीक एसिड कहते हैं क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो 3 स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम याद रखने। वीक एसिड, तो जितनी ऑर्गेनिक एसिड होती है नेचर में, जितनी भी नेचुरल एसिड्स मिलती हैं हमारे को फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, वो सारी वीक एसिड्स हैं। ओके स्टूडेंट, दूसरी टाइप का जो ग्रुप है एसिड का, दैट इज मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ये बेस्ड है कि हमारे को मिलते कहाँ से हैं, तो इनके ऑब्टेन करने का जो जगह है, कैसे हमारे को मिलते हैं, उसके बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो मिनरल एसिड्स वो होते हैं प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जो हमारे को अर्थ से मिनरल मिलते हैं उनसे हम इनको प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारी सारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जिन्हें हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। तो दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हमारे को नेचुरली, वही नेचर वाली बात हो गई, जो हमारे को नेचर से मिलते हैं, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स प्रोडक्ट से, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। तो मिनरल एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, ये 3 है हमारी सिंथेटिक। ऑर्गेनिक एसिड जो हमारे एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं। एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप इतने कर लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में भी गिवन है, एंड यू शुड नो कि कौन से प्लांट प्रोडक्ट से या एनिमल प्रोडक्ट से हमारे को ये एसिड्स मिलती हैं। तो पहला है ऑरेंज, या जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर अवेलेबल होती है सिट्रिक एसिड। उसके बाद है लेमन, लेमन के अंदर भी सिट्रिक एसिड होती है। टेमरिंड, टेमरिंड इमली को कहते हैं, टेमरिंड के अंदर टार्ट्रिक एसिड होती है। टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड होती है इसके अंदर। विनेगर, एसिटिक एसिड होती है, विनेगर सिरका जिसे कहते हैं, ठीक है। कर्ड या सार मिल्क, खट्टा मिल्क या जो दूध फट जाता है, उसके अंदर क्या होती है, लैक्टिक एसिड होती है। तो कर्ड के अंदर भी लैक्टिक एसिड, और सार मिल्क के अंदर भी पूछी जाए तो लैक्टिक एसिड। एंड स्टिंग, जब चींटी काटती है, अभी इसके बारे में हम इसका पूरा फिनोमिना पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब एंड स्टिंग के अंदर भी जब हमारे को काटती है तो हमारे को इरिटेशन होने लग जाती है, पेन होने लग जाता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मिथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। तो ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं और हमारे को उस जगह पे पेन या इरिटेशन होने लग जाता है, ठीक है। नीटल स्टिंग, नीटल एक तरह का प्लांट होता है, ठीक है। ये जो प्लांट होता है ये बुशी प्लांट होता है, तो इसकी लीव्स अगर हमारी बॉडी को कहीं पर टच कर जाए तो ये जो प्लांट होता है ये भी मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है, और हमारे को सेम वैसा पेन और इरिटेशन फील होने लग जाता है जैसे किसी एंट ने हमारे को स्टिंग किया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड जो इन नेचुरल सोर्सेज के अंदर अवेलेबल हैं, और ये आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड ग्रुप जो एसिड का है आपके सिलेबस में, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। ये आप लैब में भी देखते होंगे कि 2 कंटेनर्स के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूजुअली स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं टीचर्स। तो कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट 2 तरीके के एसिड होते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एसिड। अगर एक प्योर एसिड है, सिंपल सी वो लेते हैं, बिल्कुल प्योर एसिड है जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, 99.9% प्योर जो होती है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होती है, जितना हम उसके अंदर वाटर ऐड करते जाएंगे वो एसिड उतना डाइल्यूट होती जाएगी, ठीक है। तो विच कंटेन मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। अब एसिड का जो डाइल्यूशन होता है दैट इज अ वेरी, मतलब बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ इस प्रोसेस को हमें परफॉर्म करना पड़ता है लेबोरेटरी के अंदर। क्या होता है बेसिकली, हम आपने घर पे कॉमन से एग्जांपल देती हूँ, आपके एक यूटेंसिल्स के अंदर, कढ़ाई के अंदर घी रखा, ऑयल रखा हुआ है मम्मी ने, और वो बहुत गर्म हो गया और गलती से उसके अंदर पानी के छींटे पड़ जाएं, तो क्या होता है, वो स्प्लैश होकर हमारे फेस पे आ सकता है, हैंड्स पे आ सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जो ऑयल होता है वो इतना ज़्यादा हीटेड होता है कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है कि अगर हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और 1 कटोरी पानी डाल दिया तो वो तो पूरा स्प्लैश होकर हमारे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ एसिड के साथ होती है। तो जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं मतलब व्हेन वी ऐड वाटर इन इट, डाइल्यूशन इज एडिशन ऑफ वाटर इन द एसिड। तो जब हम एसिड बेस के लिए भी यही प्रोसेस होता है, जब इनका डाइल्यूशन करते हैं तो एसिड मस्ट बी स्लोली एडेड टू द वाटर,
ठीक है। एसिड को वाटर के अंदर डालना चाहिए, वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालना चाहिए। इस चीज़ से याद रखना, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ऑयल का, कि अगर आप घर पे ऑयल बहुत हॉट हो रखा है और उसके अंदर हम बर्नर के ऊपर रखा हुआ है और उसके अंदर हम पानी डाल दें तो क्या होता है, वो सारा का सारा ऑयल हमारे ऊपर स्प्लैश होकर आ जाएगा। ऐसे ही एसिड के साथ भी होता है। एसिड के अंदर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हीट होती है और अगर हम उसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, वो सारी एसिड स्प्लैश होकर हमारे फेस के ऊपर आ जाएगी, हैंड्स के ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए वी शुड perform the dilution of acid very carefully with lots of precaution. तो acid must be slowly added to the water because it is an highly exothermic reaction. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको बतानी है कि डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस कराई थी तो वहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दिया भी था डाइल्यूशन ऑफ एसिड का, ठीक है। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, एग्जिट करती है, ठीक है। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, और इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। इफ वाटर इज एडेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, अब हम इसका रिवर्स कर देते हैं। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर वाटर ऐड करेंगे, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, और वो मिक्सचर हमारे ऊपर स्प्लैश का मतलब छलक के बाहर आ जाएगा, एंड कॉज बर्न्स, हैंड्स के ऊपर, फेस के ऊपर, जैसे ऑयल के साथ होता है। तो उस एग्जाम्पल को याद रखिएगा तो आपको ये याद करने में आसानी हो जाएगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो वाटर को हमारे को उसमें ऐड नहीं करना है, वाटर के अंदर हमारे को एसिड को ऐड करना है। सो एसिड मस्ट बी स्लोली एडेड टू द वाटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में एसिड्स आर सार इन टेस्ट। सार का मतलब होती है खट्टी होती है। नेचुरल एसिड जो होती है, आपने देखा होगा लेमन के अंदर, टैमरिंड के अंदर, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होती है, ठीक है, वो सार होती है, टेस्ट में खट्टी होती हैं, ठीक है। एसिड टैमरिंड के अंदर तो यूजुअली, बट जो मिनरल एसिड होती है उन्हें टेस्ट नहीं करना है हमारे को, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर अस। कहीं उन्हें टेस्ट करने बैठ जाए आप लेबोरेटरी के अंदर, प्लीज़, ये आपको मैं थोड़ा सा सजेशन दे रही हूँ, उनके ऊपर ट्राई नहीं करना। दिस इज़ फॉर ऑर्गेनिक एसिड, तो उनको अगर हम टेस्ट को ऑब्जर्व करें दे आर सार इन टेस्ट। उसके बाद आता है टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। ये टेस्ट हम कर चुके हैं, फिजिकल टेस्ट है वैसे भी एसिड का, और अगर आइडेंटिफाई भी करना है, ये प्रॉपर्टीज होती है कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी इंडिकेटर्स के साथ हम कर चुके हैं ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर, बट ये स्पेसिफिकली एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि एसिड के साथ ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो के अंदर, फिर से बता रही हूँ, रेड लिटमस रेड ही रहेगा, उसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आप ये सोचने लग जाओ मैम ने हमारे को ब्लू के बारे में तो बताया था, रेड के साथ क्या होगा ये तो हमें पता ही नहीं है। तो रेड कलर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ओके, तो इट विल रिमेन रेड इटसेल्फ। देन थर्ड है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन डाइल्यूशन इन वाटर। वाटर के अंदर जब हम उसे डाइल्यूट कर देते हैं, एक्वा सॉल्यूशन जब उसका होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और रीज़न आपको मैं बता चुकी हूँ पिछले उसमें भी, चैप्टर में भी, और लास्ट चैप्टर तक आपको मैं यही बात बार बार रिपीट करती रहूँगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या तो आयंस होने चाहिए या इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये दो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, दोनों में से एक चीज़, ठीक है। और जब ये एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं है। तो रीजनिंग भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना, कि आयंस इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, बिकॉज दे कैन मूव इजीली, दे कैन मूव एंड कंडक्ट द चार्ज अलॉन्ग विद देम। तो इसलिए हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ऑन डाइल्यूशन इन वाटर। देन कोरोसिव टू टच, एसिड जो होते हैं कोरोसिव होते हैं, कहीं पे भी गिर जाए तो बर्न हो जाता है ना, तो कोरोसिव का मतलब क्या होता है कि बर्न कर देना, वुड के ऊपर, मेटल के ऊपर, जिस भी चीज़ के ऊपर। एसिड रेन के ऊपर आपको पता है, ताजमहल के बारे में आपने सुना होगा कि उसका जो वाइट मार्बल है येलो होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द जो आसपास की जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ से जो स्मोक आता है, उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं जो एसिड रेन बना के उसके ऊपर उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो एसिड होता है वो कोरोसिव होता है, हमारे हाथ पे गिर जाए तो बर्न्स हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज कोरोसिव, बर्न्स कॉज कर देता है। उसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी में पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल। मैंने देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ना एक बेस इक्वेशन बना दी है,
बेस इक्वेशन, अब मैं आपको सारे मेटल के साथ तो रिएक्शन एसिड के साथ और सारे मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करके नहीं दिखा सकती और सारी एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करके नहीं दिखा सकती। तो मैंने एक बेस इक्वेशन आपके सामने फ्रेम कर दी है, आप इसको दिमाग में रखेंगे तो कोई भी एसिड कोई भी मेटल आपके सामने आएगा तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, खुद फ्रेम कर सकते हो इक्वेशन। आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा इक्वेशन को फ्रेम करना, ठीक है। तो हमने क्या करा, एसिड प्लस मेटल, एसिड लिया, कोई भी एसिड हो सकता है, डाइल्यूट एसिड, ठीक है, उसका एक्वस सॉल्यूशन, यहां पर एक्वस मेंशन करेंगे। मैग्नीशियम मेटल सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। अब इन दोनों को जब रिएक्ट होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इस तरीके से बहुत सिंपल होता है स्टेट सिंबल्स लगाना। अगर आपको स्टेट सिंबल्स नहीं भी मालूम है, कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन है तो लीव इट, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको गैसेस तो पता होंगी ना, जैसे हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, ये गैसेस तो कॉमन हमें पता है, तो उनके आगे हम एटलीस्ट गैस का सिंबल जरूर लगा सकते हैं। तो हमने क्या करा, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा, इसके साथ बनी हाइड्रोजन गैस। तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और उसका सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट के अंदर हमेशा मेटल पहले आता है और नॉन मेटल का जो आयन होता है वो बाद में आता है, केटायन पहले आता है, एनायन बाद में आता है, ठीक है। तो हमने मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, सो वेरी सिंपल। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन के नीचे आ गई, क्लोरीन की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की इधर आ गई, तो फॉर्मूला इज फ्रेम। ये तो हम लोगों ने 9th में सीखा हुआ है सिंपल कॉन्सेप्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो दिस इज द बेस इक्वेशन। अब इसकी जगह, मैग्नीशियम की जगह आप कोई भी मेटल ले लो, जिंक ले लीजिए, ठीक है, तो प्रोडक्ट यही बनेगा। पर इसके अंदर एक चीज और याद रखनी है, रिएक्टिविटी सीरीज की थी हमने फर्स्ट चैप्टर में, तो मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे जो मेटल्स हैं, हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते हाइड्रोजन को एसिड में से, यानी कि एसिड में से हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकते। अभी हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है, इस एसिड से ही तो निकल रहा है। ये हाइड्रोजन गैस कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, इस एसिड में से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, ठीक है, वो इस हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकते हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। बस एक ये चीज़ याद रखनी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज लर्न है आपको, रिएक्टिविटी सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेगी और बहुत सारी चीज़ों में आपको यूज में आने वाली है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये, मेटल्स के साथ रिएक्शन में ये, ठीक है, कार्बन को साथ आप रिडक्शन करेंगे अभी आगे, तो वहाँ पर भी इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, और मैंने बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते एसिड में से टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने करी है रिसेंटली, कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बट जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी से रिलेटेड है कि नाइट्रिक एसिड जो होती है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती मेटल्स के साथ। नाइट्रिक एसिड एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं करती, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी में भी गिवन है तो आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रही हूँ यहाँ पर कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व इन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको ये चीज पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जो बतानी होगी कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नाइट्रिक एसिड। और क्यों है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये क्या करता है, बजाय हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के मेटल और एसिड के रिएक्शन में, ठीक है, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन इनटू वाटर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, उसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है, एंड प्रोड्यूस वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड इनटू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। और खुद रिड्यूस हो जाता है। जो चीज रिड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये खुद तो रिड्यूस हो जाता है किसमें? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में। इट गेट इटसेल्फ रिड्यूस इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? वाटर में। अब इसके अंदर दो एक्सेप्शंस हैं मेटल्स के, ये भी पूछ लिए जाते हैं, वन इज मैग्नीज, अनदर इज मैग्नीशियम। मैग्नीज एंड मैग्नीशियम दोनों एंड से होते हैं, तो आपको लर्न करने में आसानी होगी। मैग्नीज, मैग्नीशियम, ठीक है। सो मैग्नीज एंड मैग्नीशियम आर द एक्सेप्शंस फॉर द नाइट्रिक एसिड। सेकेंड रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट्स के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ, ठीक है। एसिड की पहली रिएक्शन हमने किसके साथ की थी? एसिड प्लस बेस react to form salt and water. सेकेंड रिएक्शन है विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं? जब कोई मेटल
कार्बोनेट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इज अ मेटल, कार्बोनेट के साथ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सो जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है, तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो जब कार्बोनेट से पहले हाइड्रोजन लग जाता है, दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। 9th में सारे फॉर्मूले, सारे एनाइंस आप कर चुके हैं, तो प्लीज इनको आप 9th की बुक से रिवाइज करिए। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बोला था, पिछले चैप्टर की वीडियोस में भी बोला था कि आप 9th का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करिए, फॉर्मूला फ्रेमिंग का, वैलेंसीज का, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप फॉर्मूला, कहां तक आप फॉर्मूला लर्न करेंगे, तो अगर आपको फॉर्मूला फ्रेमिंग आती है, वैलेंसी आती है एनाइंस की, केटाइंस की, तो आप आसानी से कोई भी फॉर्मूला फ्रेम कर सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो सॉल्ट बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। अब स्टूडेंट्स, कार्बन हाइड्रोजन के इवॉल्व होने का और ऑक्सीजन के इवॉल्व होने का टेस्ट मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होती है और उसके पास हम बर्निंग स्प्लिट लेकर जाते हैं तो पॉप सॉन्ग प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो रीलाइट करती है ग्लोइंग स्प्लिट को। कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक प्रॉपर टेस्ट होता है और ये पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के अंदर पास करते हैं तो इट टर्न्स मिल्की, ठीक है, व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बना देता है, उसकी वजह से इसका कलर जो होता है मिल्क का कलर कैसा होता है, व्हाइट। तो ये बिल्कुल मिल्क का कलर ये बना देता है, इसलिए हम इसे कहते हैं इट टर्न्स मिल्की। अभी मिल्की होता किस वजह से, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये टेस्ट की रिएक्शन दी जाती है। अभी टेस्ट हम 2 स्टेप में कर सकते हैं, सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं, और 2 स्टेप में भी रिएक्शन पूछी जा सकती है, सिंगल स्टेप में भी पूछी जा सकती है। अब कैसे आपको टेस्ट पूछा गया सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जब हम उसे लाइम वाटर में पास करते हैं इट टर्न्स मिल्की। अब वो मिल्की किस वजह से होता है, दिस इज लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होता है दैट इज लाइम वाटर। इसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की, ठीक है, गैस को हमने अपर एरो से शो किया, गैस पास की, तो इसके जो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो ये जो मिल्की कलर आता है, जो ये मिल्की हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। CaCO3 का ये बॉटम एरो जो होता है ये हमारे प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये वाटर तो सेपरेट रहता है, बट ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है इसके कलर को मिल्की कर देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्की क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट जो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये दूसरी स्टेप में रिएक्शन आता है कि अगर हम एक्सेस ऑफ इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या होगा, तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट तो बन गया। अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का मिक्सचर था, ठीक है, इसके अंदर हमने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास ऑन की, तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों सब्सटेंसेस मिक्स करके बना देते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो प्रेसिपिटेट था ये डिसॉल्व हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रेसिपिटेट था वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर जब हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे, एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बार, और इसी का सॉल्यूशन। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो रिमूव हो जाता है। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है। जब हम किसी एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं, मैंने इसकी बेस इक्वेशन यहाँ पर फ्रेम कर दी है, आप लोग प्लीज ये बेस इक्वेशन से लर्न करेंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आपको बार बार हर एसिड के लिए, हर बेस के लिए आप आगे सॉल्ट्स बनाना सीखेंगे तो आपको सॉल्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये बेस इक्वेशंस लर्न कर लेते हैं। तो एसिड प्लस बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। HCl और NaH मैंने एसिड लिया है, इनका एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, तो इसमें सॉल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, और ये हमारा सॉल्ट हो गया सोडियम क्लोराइड, एंड साथ में वाटर इज फॉर्म। तो दिस इज द थर्ड रिएक्शन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन, ठीक है। जब तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, एक तो पहली चीज ये समझ लीजिएगा, बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो जब हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड एसिडिक हो गए और मेटल ऑक्साइड बेसिक हो गए, देन अगेन द सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई हमारी, एसिड प्लस metal oxide which is basic in nature, acid plus metal oxide which is basic in nature। तो एसिड और बेस हो गया, एसिड और बेस आपस में क्या करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर।
सेम वही वाली रिएक्शन है। तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको इसका टाइप पूछ लिया जाए, दिस इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आप देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आ जाती है, ठीक है ना, अपने आयंस अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो हमने लिया है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर, इसका कलर याद रखिएगा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। कॉपर के सॉल्ट सारे जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, बट कॉपर का जो ऑक्साइड होता है दैट इज ब्लैक इन कलर। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्स ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब जब हमने एसिड और बेस यानी कि इस मेटल ऑक्साइड को आपस में रिएक्ट किया तो सॉल्ट बन रहा है। सॉल्ट कहां से? कैटायन एनायन, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड आया, कॉपर के सॉल्ट ब्लू कलर के होते हैं। तो इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन भी पूछी जा सकती है। तो आप क्या बताएंगे? ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया ब्लू कलर की कॉपर क्लोराइड में। और ये हिंट भी आ रहा है क्वेश्चन में कि हमने एक एसिड को एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करा और वो बना कॉपर क्लोराइड। देखिए पूरी आपकी 10 की केमिस्ट्री में ना शायद कॉपर ऑक्साइड ही है, ठीक है। बाकी तो कार्बन कंपाउंड जब बर्न होते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, बट बाकी कॉपर ऑक्साइड जो होता है ये ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस है, ऐसा है जो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जब भी किसी ब्लैक कलर की सब्सटेंस की बात है इमीडिएटली आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि हम कॉपर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर क्लोराइड ब्लू कलर का सॉल्यूशन और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। तो और भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके इसी तरीके से सॉल्ट्स बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की खत्म हो रही है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये जितनी भी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड की इन्हें रिवाइज करिए अच्छी तरीके से और इन्हें लर्न करिए। बेस इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। बेस इक्वेशन से आप किसी भी एसिड, मेटल ऑक्साइड, बेस, मेटल कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन फ्रेम कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। टिल देन बाय, हैव अ नाइस टाइम।